हेलो एंड वेलकम टू आवर थर्ड एपिसोड ऑफ द भूमिका शो। आज हम वेलकम कर रहे हैं वेरी सुपर टैलेंटेड टेलीविजन फेम इंडियाज बेस्ट डांसर विनर टाइगर पॉप। हेलो सर, वेलकम। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू, आई एम सो एक्साइटेड। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम आपके चाइल्डहुड प्लेस से, आप कहाँ रहते थे, वहाँ के लोग कैसे, वहाँ के कल्चर कैसे है? मैं वैसे बेसिकली एकदम पहाड़ी हूँ, मतलब ऐसा उत्तराखंड एकदम अच्छा। नेपाल बॉर्डर बोलते हैं ना, खट्टीमा एक जगह है। हाँ। तो वहाँ से आई थिंक 10 या 12 किलोमीटर की दूरी पे हमारा विलेज है। तो मैं ऐसा बैकग्राउंड से वहाँ से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। रूट से बोलते हैं कि रूट्स। और लेकिन मेरा ऐसा बॉर्न एंड बचपन से पढ़ाई पूरा बोलते हैं, एक छोटा जो बचपन बीता है अभी तक जो ग्रो अप हुआ हूँ मैं, वो गुरुग्राम, अच्छा। गुड़गांव, जो दिल्ली के एकदम पास में। दिल्ली के बाद यस। वहाँ के कल्चर, मतलब कल्चर कैसा है वहाँ का? गुड़गांव बहुत बढ़िया सिटी है। हाँ। मेरे को एकदम बोलते हैं कि मम्मी पापा के साथ रहा हूँ मैं एकदम छोटे से ही। हाँ। वहाँ का जो मैंने इन्वायरमेंट देखा है वो बहुत बढ़िया था। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ। और प्लस वो हरियाणा पड़ता है तो पूरा गांव के लोग वहाँ रहते हैं। अच्छा। तो उनका कल्चर भी है कि वो फैमिली का बॉन्डिंग जो होता है ना, कि रिस्पेक्ट करना हाँ। मम्मी पापा का, सिस्टर का, और रिस्पेक्ट की नज़र से लोगों को देखना, हाँ। इज्जत देना, कि ये नहीं कि यार हम सामने वाले बंदों को नेगेटिव वे से देख रहे हैं, नेगेटिव वे से बात कर रहे हैं। तो वहाँ का कल्चर बहुत ही ब्यूटीफुल और ऐसा प्यारा था कि मैं बचपन से ही वहाँ के बच्चों के साथ खेला हूँ और जितना टाइम स्पेंड किया है, तो मैंने वहाँ पे हमेशा सिर्फ प्यार पाया है और प्यार बांटा है। तो कभी ऐसा नेगेटिव जगह पे फाइटिंग्स बोलते नहीं कि यार बचपन से हम गलत साइड चले जाते हैं, तो ऐसा कुछ मैंने वहाँ पे देखा नहीं। तो गुरुग्राम का वाइब बहुत बढ़िया है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। और प्लस मेरी मॉम जो है वो पहले से ही पूजा पाठ करती थी। अच्छा। तो वहाँ पे एक मंदिर है, शीतला माता नाम है उनका। शीतला माता मंदिर सेक्टर 5 में पड़ता है गुरुग्राम में। तो मैंने वो कल्चर देखा कि यार मोम मॉर्निंग उठते ही भक्ति गाने चला दिए और फिर मंदिर जाना। तो गुरुग्राम का वो जो मंदिर है वहाँ पे लोग बहुत सारे ना अलग अलग दूर दूर जगह से आते हैं। अच्छा। अपने विशेष को मांगने के लिए। तो मुझे वो सब भी ना बचपन से ही मिला है, वो सराउंडिंग, वहाँ की वाइब्स, वहाँ का कल्चर, हरियाणवी लोग हैं वहाँ पे और बहुत अच्छे लोग हैं, एकदम हट्टे कट्टे लोग हैं जिनका खाना बहुत बढ़िया है। वहाँ का खाना बहुत अच्छा है यार। तो दूध दही बोलते हैं वो, मक्के दी रोटी सरसों दा साग, वो सच में है वहाँ पे। कि वहाँ का जो फूड है वो इतना अमेजिंग है कि हमें कुछ प्रोटीन शेक्स भी लेने की ज़रूरत नहीं है भाई, घर का खाना इतना अच्छा है। तो लोग बहुत बढ़िया थे और लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा। वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत बढ़िया था। मैंने वहाँ पे पढ़ाई कंप्लीट किया अपना 12th तक। 12th के बाद मैं दिल्ली कॉलेज करने गया। तो गुरुग्राम का जो टाइम था वो मेरे बहुत ही ब्यूटीफुल और मैजिकल रहा है हमेशा से। बहुत अच्छा। यस। और लोग बहुत बढ़िया हैं, कल्चर बहुत बढ़िया है। कल्चर तो हाँ। और डांसिंग भी मैंने वहीं पे स्टार्ट किया, गुरुग्राम में। आपका जो मतलब स्टेज नेम है टाइगर पॉप, आपका रियल नेम अजय अजय कुमार है। यस। स्टेज नेम आपने कैसे सोचा कि हमको टाइगर पॉप ही रखना चाहिए? यार इसके पीछे भी ना एक स्टोरी है। मतलब मैंने डांसिंग स्टार्ट किया था जब मैं 7th क्लास में आया था। अच्छा। 5th तक मुझे डांसिंग के बारे में कुछ आइडिया नहीं था। तो 5th में आपको अगर आइडिया हो तो 5th क्लास में ना एग्जाम्स के बाद में जब आपका रिजल्ट आता है तो एक फेयरवेल पार्टी होती है। शायद मे भी आपको अगर स्कूल चेंज करना है तो आप 5th के बाद कहीं पे भी चेंज करो, नहीं तो सेम स्कूल में पढ़ो वैसा। तो हमारी फेयरवेल पार्टी हुई थी। तो वहाँ पे अमिताभ बच्चन सर का गाना चला था, खाई के पान बनारस वाला। तो मैं बस ऐसा छोटा सा और डांस कर रहा हूँ। तो एक मैम आई, मेरी मैथमेटिक्स की मैम थी। एंड वो कहती हैं तू तो अच्छा डांस कर रहा है, तू यही कर यही कर। तो तब मेरे को समझ में नहीं आया कि यार मैम क्या बोल रही है, बट मेरे को अच्छा लगा उनसे सुन के कि उन्होंने चलो तारीफ करी, तो बस मैं इस बात से खुश था। तो जब मैं 7th क्लास में गया तो मैं डांसिंग ऐसा सिर्फ करता था स्कूल में, लंच में, और मैम पढ़ा रही हैं लेकिन मेरे हाथ ऐसे चल रहे हैं मूवमेंट्स कर रहा हूँ। और ऐसा यूट्यूब से मैं सीखता था उस टाइम पे। तो जब मैं 12th तक पहुँचा तो मैं डांसिंग अपग्रेड हो चुका था। मैं डांसिंग एज अ फिजिकली अच्छा कर रहा था, मेंटली मैं स्किलफुल था, नॉलेजफुल था। तो मैंने देखा कि यार जो मैं स्टाइल करता हूँ, मेरा जो डांसिंग स्टाइल मैंने चूज़ किया था, मैंने ब्रेकिंग से स्टार्ट किया था। ब्रेकिंग होता है बी बॉइंग, जो इंटरनेशनल स्टाइल है। यस। बाहर के लोग करते हैं। तो मैंने ब्रेकिंग से स्टार्ट किया था और मेरा ड्रीम था कि मैं रेड बुल बीसी में जाऊँ ऐसा इंटरनेशनली एज अ बी बॉय। सो जब मैंने डांसिंग करते करते अपना पॉपिंग स्टाइल और एनिमेशन स्टाइल पसंद किया,
तो पॉपिंग ऐसा ऐसा स्टाइल है जिसमें ना सबके बहुत अलग 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 नेम्स हैं जिनसे मैं इंस्पायर हुआ था। उनके नेम थे नॉन स्टॉप, किसी का नाम है पॉपिंग जॉन, किसी का नाम है बुगी फ्रैंटिक, तो हाँ। बहुत डिफरेंट नेम्स थे। तो इंडिया में भी हमारे काफ़ी पॉपर्स, उनको पॉपर्स बोलते हैं, जो डांसर्स हम बोलते हैं डांसर्स, तो जो पॉपिंग स्टाइल करते हैं उनको हम पॉपर्स बोलते हैं। तो उनमें काफ़ी लोगों का यूनिक नेम था, जैसे पॉपिंग टिको भाई, वो दिल्ली के ही हैं और बहुत अमेजिंग पॉपर है। सो वो बहुत अच्छा डांसिंग उन्होंने दिखाया दिल्ली में और बोलते हैं लोगों को पुश किया। तो मैंने उनको देखा था तो मैं बहुत मेस्मराइज हो गया था। मैंने कहा यार ही इज़ सो अमेजिंग, और मैं इंटरनेशनल डांसर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहा था। तो मैंने कहा यार मेरा भी कुछ नाम होना चाहिए। मैंने कहा यार अजय कुमार कैसा लगेगा, अब आ रहे हैं डांस करने अजय कुमार। तो मैंने कहा मेरा भी कुछ यूनिक नेम होना चाहिए। सो जो भी पॉपिंग स्टाइल करते हैं वो पॉप एज अ टैगलाइन लगाता है कि वो स्टाइल को डिफाइन करता है, इट्स पॉप। सो जैसे के पॉप आपने सुना होगा, वर्ल्ड वाइड फेमस है वो लोग। तो ऐसे ही काफ़ी लोगों का नाम है एमटी पॉप, तो काफ़ी लोग हैं सुगा पॉप, तो काफ़ी लोगों ने ऐसे पॉप्स लगा रखे हैं। तो मैंने कहा यार मेरा भी कुछ नाम होना चाहिए। तो आई जस्ट फाइंड कि क्या नाम रखूँ। तो जब मैं डांसिंग करता था तो हर डांस में आपका एक कैरेक्टर होता है, आपकी एक बॉडी लैंग्वेज होती है। सो आई यूज एनिमल लाइक कैरेक्टर्स, टाक टाक कुछ डिफरेंट। सो टाइगर ऐसा एक कैरेक्टर है जो बहुत एनर्जेटिक है और नाम भी बहुत अमेजिंग सा है। तो मैंने कहा मैं अपना नाम ऐसा रखूंगा जिससे मेरे को लेजीनेस फील ना हो, कि जब स्टेज पे वो इनवाइट करे ना तो जस्ट वो नाम सुन के भी ना मेरे को एक एनर्जी फील हो कि या लेट्स गो, लेट्स रॉक। यूनिक नाम है टाइगर पॉप करके। तो मैंने दस पहले 3-4 नेम्स अलग अलग लिखे थे। सबसे पहले रोबोट वायरस ऐसा क्रू का नाम लिखा था। देन आई डिसाइडेड कि चलो टाइगर, देन पॉप को मैंने उसमें मिक्स ऐसा टैग दिया, तो टाइगर पॉप। अच्छा। पर आप यकीन नहीं करोगे यार कि जब मैं पहली बार उस नेम से डांस कंपटीशन में उतरा था ना, भाई पहली बार उतरते मैं शो जीत गया। आई वॉन द शो एंड मुझे कैश प्राइज मिला। 2015 की बात है ये। आज 2025 हो गया, 10 years। यही जर्नी है मेरी नेम की और अभी तक चल रही है। हाँ, चलती रहेगी। यस, थैंक यू। को ये आपके जो आप स्टाइल करते हो, रोबोटिक स्टाइल, पॉप जो भी पॉपिंग एनिमेशन, उसके बारे में कुछ ऑडियंस को बताओ जिसको नहीं पता होगा। पॉपिंग एनिमेशन ये ज़्यादातर ना पूरा मस्कुलर डांस है, बहुत टेक्निकली स्ट्रॉन्ग डांसिंग है और बहुत ज़्यादा आपको इसमें कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ता है मसल्स को। जैसे ब्रेक डांसिंग हमें स्टार्टिंग में पता था, बाद में फिर धीरे धीरे लॉकिंग पॉपिंग इंडिया में फेमस होना स्टार्ट हुआ। तो पॉपिंग ऐसा डांसिंग जिसमें आपको टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, जिसमें हिट्स एक कैसे बोलता हूँ, मसल्स को ऐसे पॉप करता ना, पॉपकॉर्न कैसा, पॉपकॉर्न कैसे बाउंस कैसा बूम बाउंस करता है ना, तो मसल्स को ऐसे पॉप करते हैं, इसे कहते हैं पॉप हिट्स। सो ये मेन इसका बेस है, कोर है। आपको वो पॉप्स को म्यूजिक के अकॉर्डिंग बरकरार रखते हुए ना आपको अपना और मूवमेंट्स लाइक पॉपिंग में बहुत सारे अलग अलग स्किल्स है, वेविंग है ना, उसमें आपको रोबोट है, रोबोट इज़ अ कैरेक्टर, समझ लो। हाँ, तो रोबोट है और आइसोलेशंस है, बहुत अलग अलग इसमें स्किल्स है, ग्लाइडिंग है। तो पॉपिंग मेन बेस करता है पॉप्स पे, हिट्स पे, और वो आपको वो देना ही पड़ेगा, मतलब मूवमेंट्स करते हुए तो आपको पॉप करना ही है, वो इम्पोर्टेंट है, तभी वो पॉपिंग है। एनिमेशन ऐसा है, एनिमेशन बहुत ज़्यादा कैरेक्टर वाला है, मतलब मोर कंट्रोल, मोर रिलैक्सेशन और फ्लो और इमेजिनेशन। मतलब अगर मैं एज अ ह्यूमन हूँ तो मैं नॉर्मल वॉक करूँगा, बट इन एनिमेशन मैं रोबोट की तरह भी बात कर सकता हूँ आपसे, कैरेक्टर है जस्ट कि वो सिर्फ हाँ यस हेलो कैरेक्टर। तो आप कोई भी कैरेक्टर उसमें यूज़ करके एक स्टोरी टेलिंग, लाइक अपने कप पकड़ा, कप लिया और चाय टी पिया वापस रखा, वो सब एनिमेशन में आता है। और स्टॉपिंग्स टिकिंग बोलते हैं उसमें, और टाइम स्टॉप्स, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं दोनों स्टाइल्स में ना। तो पॉपिंग एंड एनिमेशन, तो मैं दोनों स्टाइल को मिक्स करके करता हूँ, मेरा फेवरेट स्टाइल है। अच्छा। हाँ, और नाउ आई यूज्ड फ्री स्टाइल ऑल्सो। सो मैं पॉपिंग एनिमेशन के साथ अपने आप बॉडी मूवमेंट्स को और एक्सप्लोर करता हूँ और एक्सटेंड करता हूँ विद म्यूजिक, जैसा म्यूजिक का फीलिंग है, जैसा एसेंस है उसका, वो पकड़ कर। थी मेन पॉपिंग एनिमेशन ऐसा स्टाइल है। मतलब परफॉर्मेंस करते हो तो एक परफॉर्मेंस के लिए आप कितने दिन रिहर्सल्स करते हो? आपको समझो नेक्स्ट वीकेंड करना है तो आप फुल वीकेंड एक
परफॉर्मेंस रेडी करते हो? समझा यार, पॉपिंग एनिमेशन जो स्टाइल मैं करता हूँ ना, वो तो एक इतना टेक्निकल स्टाइल है कि सालों लग जाते हैं। अच्छा। मतलब सिर्फ वो मुझे हिट्स प्रैक्टिस करने के लिए 6 मंथ चाहिए, ओह। क्योंकि सिर्फ हिट्स फोर आर्म से ही नहीं है, डिफरेंट मसल्स। दिस इज फोर आर्म, हाँ। ये बाइसेप्स, ये ट्राइसेप्स, तो डिफरेंट ओह। डिफरेंट मसल्स यूज करता है। चेस्ट, कोर, लेग्स, फुल बॉडी, मतलब बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्क है। तो मैंने काफ़ी, इसमें क्या होता है कि काफ़ी साल आप बेसिक्स ट्रेनिंग करो, उसके बाद आप खुद को ऐसा फ्लूइड एक्सटेंड कर दो कि आप खुद को इतना बोलते हैं ना स्ट्रेचेबल बनाओ कि आप अपने बॉडी को कहीं भी मूव कर सकते हो, फ्लो कर सकते हो, है ना, अपने अकॉर्डिंग, अपने माइंड के अकॉर्डिंग। तो मेरा काफ़ी ईयर्स तक मैंने ट्रेनिंग किया, और अभी मेरा परफॉर्मेंस का प्रोसेस ये है कि मैं जस्ट म्यूज़िक सुनता हूँ, कोई भी म्यूज़िक मुझे पसंद आया तो मैं उसका मेन फीलिंग पकड़ता हूँ अच्छा। कि यार इस गाने में लिरिक्स क्या डिफाइन कर रहा है, क्या हाँ। बताना चाह रहा है, जिसने भी वो सॉन्ग गाया उन्होंने क्या फील किया उस गाने को गाते वक्त। तो मेरा ये रहता है कि मैं उस म्यूज़िक को सुनता हूँ बहुत ज़्यादा, उसको, उसका सोल पकड़ता हूँ मेन, फिर देन आई यूज टू डांस। तब तक मैं डांस ही नहीं करता, अच्छा। जस्ट सुना, लिसनिंग एंड जस्ट Feel- इमेजिनेशन, feel जस्ट करके, फीलिंग। हाँ। हाँ, कि 10 दिन उस जोन में हूँ, और 10 दिन बाद मेरे को प्रैक्टिस की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ओह। म्यूजिक सुन लिया हाँ। तो ऑन द स्पॉट भी आप म्यूजिक चला दोगे तो बॉडी अपने आप मूव करेगा। हाँ। तो ऐसा है। और कुछ ऑफिशियल जो काम रहता है कि कहीं स्टेज पे एकदम परफॉर्मेंस देना है, तो वहाँ के लिए मैं प्रॉपर टाइम लेता हूँ, म्यूजिक सिलेक्शन करता हूँ, यूट्यूब से अलग अलग म्यूजिक्स निकालता हूँ, और उसके बाद 3-4 दिन के अंदर मैं अपना डांसिंग रेडी करके, कोरियोग्राफी सेट करके, एडिटिंग करके सीधा फिर बैंग ऑन स्टेज पे परफॉर्मेंस। लाइक ये जर्नी है, मतलब Journey है। नॉन स्टॉप वाली जर्नी है कि मैं कुछ बता नहीं सकता कि यार कितने टाइम पे परफॉर्मेंस बन जाएगा। हाँ। परफॉर्मेंस 10 मिनट में भी बन सकता है, यहाँ है सब कुछ माइंड पे। सब माइंड पे। हाँ, परफॉर्मेंस आप 3 महीने भी ले सकते हो, 3 साल भी ले सकते हो, तो अच्छा। अगर कुछ नेक्स्ट लेवल बनाना है, हाँ। जो वर्ल्ड वाइड तक पहुँचे। मेरा ऐसा है कि अब म्यूजिक सुना, और अभी मैं ऐसा करता हूँ, म्यूजिक सुना, फ्री स्टाइल सीधा। मतलब कोई सा भी गाना चल जाए, हाँ। आप बोलो कि टाइगर डांस करना है, आई एम रेडी। की जरूरत ही उसका अब नहीं लगती है जरूरत की। वो टाइप का, मतलब वो लेवल का कॉन्फिडेंस है, वो एक्सपीरियंस है। हाँ, करते करते बॉडी इतना डांस कर लिया, इतना स्वेट हो गया है, इतना नॉलेज गेन करा है, और इतना टाइम दिया है ना कि अब ऐसा लगता है कि भाई कोई भी गाना चलाओ, हाँ। किसी भी लैंग्वेज का चलाओ, कोई इशू नहीं है। वही। आई लव डांसिंग एंड मैं डांस करूँगा, दैट्स इट। अभी हम आईबीडी के बारे में कुछ, मतलब आपने जब ऑडिशन दिया तो आपको कैसे अप्रोच, मतलब आपको पता था कि मुंबई में जाने के, किसी ने आपको अप्रोच किया ऑडिशन के लिए? हाँ, क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ये क्वेश्चन जब भी मेरे से कोई पूछता है तो बहुत सारी चीज़ें ना रिकॉल हो जाती हैं। सो आईबीडी जो है वो इंडियाज बेस्ट डांसर, हाँ। ये सोनी टीवी पे आता है, हाँ। एंड ये तो मैं बहुत साल बाद सिलेक्ट हुआ। लाइक मैं ट्राई कर रहा था डीआईडी लिटिल मास्टर से, ओह। समझ, मैं जब था कि 11-12 ईयर्स का, अच्छा। तब से मैंने ट्राई किया, और मेरे को मुझे मौका मिला 2020 में। 20। हाँ, सो इतना लंबा वो गैप है ना पहुंचने तक का, कि 2011 से लेके 20 मैंने ऑडिशंस दिए, डीआईडी लिटिल मास्टर, बुगी वुगी, इंडियाज गॉट टैलेंट, डांस प्लस, मतलब जो भी शो का मेरे को सिर्फ ऐड दिखता था, जस्ट सर्च किया कहाँ पे है, झोला उठाया, ऑडिशन कल है, एक दिन पहले जाते थे हम लोग। पहले ऐसे होता था कि आपका ऑडिशन कल है तो आपको एक दिन पहले जाके लाइन लगाना पड़ेगा। अच्छा। अब तो बहुत इजी हो गया है, सबको पता ही है कि अब तो डायरेक्ट भाई Direct वीडियो है। भेजो, आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको सीधा कॉल आएगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले आपको फर्स्ट राउंड देना पड़ता था, सेकंड राउंड देना पड़ता था, थर्ड राउंड देना पड़ता था, देन उसके बाद आपको मुंबई के लिए कॉल आता था। तो डीआईडी लिटिल मास्टर से मैंने स्टार्ट किया डांसिंग के ऑडिशंस देने, रिजेक्ट इतना लंबा था कि मेरे को 8-9 साल लग गए रिजेक्शन। और सीरियसली मतलब रिजेक्शन आप कब तक झेलोगे भाई? एक पॉइंट आता है कि आप बोलोगे बस कि यार हो गया यार, क्यों नहीं हो रहा मेरा, है ना, कि यार मुझ में क्या कमी है। अगर मैं डीआईडी लिटिल मास्टर से ट्राई कर रहा हूँ, अगर आप भी वहाँ पे कंटेस्टेंट हो, ऐसा मान लो कि उस एज में 11-12 ईयर्स, सो मैं ही सोचूंगा यार सामने वाला मुझसे ज़्यादा किस्मत वाला है या फिर मुझ में कुछ कमी है ना। ये सोच के मैं हार भी मान सकता हूँ कि यार फ्रस्ट्रेट है कि यार इनका हो गया, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। चलो 1 साल ठीक है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, भाई एक पॉइंट आता है कि जब आप
खुद से हार मान जाते हो। हाँ। ऐसा मेरे साथ क्या होता था, मैं ऑडिशन देने गया, रिजेक्ट हुआ या सिलेक्ट नहीं हुआ, मतलब शायद मुझ में कमी होगी, 2 दिन कुछ नहीं किया, थोड़ा रो लिए, सोते रहे बेड में खाना दे दो भाई, बस खाना वाना खाया और मस्त सोते रहे। फिर खुद को समझाया कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ। लेट्स ट्राई। तो वो टाइमिंग इतना लंबा था ना कि मैं परफॉर्मेंस सिर्फ ऑडिशन देते देते, परफॉर्म करते करते डेवलप हो रहा था। वो लंबा जो टाइम लगा ना, वो अच्छे के लिए लगा, मेरे लिए अच्छा था बहुत ज़्यादा, कि मेरे को कोर समझ में आया कि भाई क्या नीडेड है। एज अ परफॉर्मर आई एम ग्रोइंग, मेरा कॉन्फिडेंस ग्रो हो रहा था, मैं एज अ पर्सन ग्रो हो रहा था, मेरा फियर ख़त्म हो रहा था। तो जब इंडियाज़ बेस्ट डांसर मेरी लाइफ में आया, तो उससे पहले मेरी लाइफ में बहुत चीज़ें ऐसी हो गई थी कि मैं लाइक जहाँ पे मैं डांस करता हूँ, जिनके साथ मैं डांस करता हूँ, वहाँ पे वो क्रू टूट गया था। हम लोग, मैं पहले एक डांस क्रू में था ट्रायो में, वो क्रू टूट गया। और जब आपका लाइफ में ऐसा होता नहीं कि यार हम मिलके कुछ करेंगे, और वो नहीं हो पाता है ना, तो आपको शायद खुद को बिलीव दिलाने में और वो अंडरस्टैंड करने में कि ये क्यों हुआ, बहुत टाइम लगता है। आजकल जैसे ब्रेकअप्स के बाद लोगों को टाइम लगता है ना, तो वैसे ही है, मतलब यार दोस्ती टूटना एक ब्रेकअप ही है ना। मेरे लिए तो ब्रेकअप ही है भाई। अगर मेरा कोई दोस्त है, अगर मेरी उससे दोस्ती टूटती है, तो मतलब मेरे दिल में उसके लिए इमोशंस हैं, चाहे वो एज अ ब्रदर हो, चाहे एज अ फैमिली हो, या एज अ क्या बोलते हैं, एज अ पर्सन हो, है ना। तो हमारा अगर बॉन्डिंग टूटता है तो हमें बहुत दर्द होता है, सिंपल सी बात है। ह्यूमंस है हम लोग, ऐसा नहीं है कि भाई चल ठीक है तूने गलत किया, मैंने गलत किया, भाड़ में जाए, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है ना। तो वो सब हुआ, मतलब ये दोस्ती आई, टूटी। और जब तक हम टीम में रहते हैं, हम में ना एक कॉन्फिडेंस रहता है कि यार हम साथ मिलके कुछ कर लेंगे। लेकिन जब आप अकेले बढ़ते हो ना भाई, बहुत तकलीफ होती है। तो फिर समझ में आता है कि भाई जिंदगी क्या है, और तब समझ में आता है कि इन रियलिटी क्या हो तुम। तुम्हारे साथ लोगों ने छोड़ दिया, अब तुम या तो अपने आप को छोड़ दो कि भाई अब मुझे कुछ नहीं करना। उस टाइम को कितना, मतलब जब क्रू टूटा और ऑडिशन इट्स 2019 और We are- 2020 में ऑडिशन मैंने, हाँ, वो पूरा बहुत मैजिकल है। वो जो सिर्फ 1 ईयर है ना, वो इतना मैजिकल है मेरी लाइफ का, कि जहाँ पे मैंने बहुत चीज़ें सीखी लाइफ की। 2018 से वी आर प्रैक्टिसिंग, 2017 में हम डांस प्लस में एज अ टीम आए, एंड 2018 हमने दोबारा से प्रैक्टिस स्टार्ट किया, एंड हम लोग ऑडिशन देने जाने वाले थे, बट किसी रीज़न की वजह से दोस्ती यारी खराब हुई, एंड हमारा टीम टूट गया। देन आई रियलाइज़ कि यार एकदम से सब कुछ बिखर गया, कि कल ही मैं सपना देख रहा था कि भाई अरे वहाँ पे मैं ये सर को देखूंगा, ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को देखूंगा और इतना अच्छा होगा, बट इन अ सेकेंड बूम, सब कुछ ख़त्म। और कॉन्फिडेंस नहीं है अकेले तुम खुद को कि यार अब मैं कैसे क्या करूं, कल तो ऑडिशन था हमारा और आज सब टूट गया। तो पेन ऐसा था ना कि मैंने ये रियलाइज़ किया कि यार बहुत हो गया, कब तक हम सिर्फ लोगों का साथ पाकर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहेंगे। मैंने कहा अब मुझे खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। मैंने भाई यकीन नहीं करोगे आप कि 1 या 2 वीक्स कुछ नहीं किया। अच्छा। सेम प्रोसेस, बेड पे लेटे रहो, खाना आ रहा है, खाना खा लिया, एकदम मूवी देख ली, रोते रोते होगी एकदम मूवी देख ली रोते रोते, थोड़ा और सैड हो लिया, खिड़की को देख लिया, हाँ अच्छा। थोड़े थॉट्स चलते रहते हैं ना यार, जब कुछ बिखरता है ना, तो आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा चलते रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसको आप शांत नहीं कर सकते, ये हमारे हाथ में ही नहीं है। तो कभी कभी नेगेटिव थॉट्स भी, यार रो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं। फिर देन मैं 2017 में ही 12th क्लियर कर चुका था। मैंने 2 इयर्स अपना कॉलेज ज्वाइन नहीं किया कि मैं डांसिंग में कुछ करूँगा बोल के। अच्छा। मैंने सिर्फ ट्रेनिंग किया था 17 एंड 18। तो मुझे मौका मिला, चल भाई अब बहुत हो गया, बहुत रो लिया, बहुत हो गया, सब टूट गया, कोई बात नहीं, खुद पे भरोसा रखो, भगवान का नाम लो, ज़िंदगी में आगे चलो। तो जस्ट मैं अपना फ़ोन में, उस टाइम पे इंस्टाग्राम का इतना शौक था नहीं, सोशल मीडिया का बिल्कुल शौक नहीं था, बस म्यूज़िक सुनना ये सब शौक था। तो मैंने किसी का ऐसा फ्लैयर देखा कि यार कॉलेज में ना ऐसा एक स्पोर्ट्स कोटा और कुछ होता है, जिसके थ्रू आपको एडमिशन मिलता है। तो मेरे 71% थे 12th में। अच्छा, बहुत कम है वैसे तो ठीक है। तो मेरा एडमिशन मुझे मिलता नहीं दिल्ली में, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहाँ पे लोगों का ड्रीम्स होता है कि यार मुझे यहाँ से पढ़ाई करनी है। तो मैंने वो फ्लैट देखा और मैं सीधा उनको कांटेक्ट किया कि हाय मुझे भी ऑडिशन देना है। तो उन्होंने बोला कि ऑडिशन किसको देना है, तुम्हारे भाई को। मैंने कहा नहीं मुझे। तो वो मेरे को जानते थे क्योंकि मैं स्टेज पे परफॉर्म करता था ना। तो उन्होंने देखा था परफॉर्म करते हुए, तो वो कह रहे
सच में? मैंने कहा हाँ। तो कह रहे ठीक है भाई आप आओ। तो मेरे 2 ऑडिशंस हुए। अच्छा। बस वो लोग आपका चेक करते हैं कि आप लोग अपने कब से डांसिंग कर रहे हो, आप सर्टिफिकेट्स कितने हैं, आपके ट्रॉफीज कितने हैं। तो उन्होंने वो सब देखा। मैंने 2 ऑडिशंस दिए, बहुत ही अच्छे ऑडिशंस गए, मैं सिलेक्ट हुआ। बहुत लोग ऑडिशंस देते हैं जिसमें तो बहुत कम सीट्स मिलती हैं आपको। तो मेरा नंबर लगा भगत सिंह कॉलेज में। अच्छा। वहाँ पे मेरा एडमिशन हो गया। तो देन एडमिशन हुआ तो आपको पता है कि हर कॉलेज में एक सोसाइटी होती है डांस की, थिएटर की, हर चीज़ की ना। तो मुझे मौका मिला वहाँ की टीम से जुड़ने का। और मैं उस टाइम तक अच्छा एज अ फिजिकली अच्छा डांस कर रहा था, एज अ परफॉर्मर बढ़िया हो गया था। अच्छा। तो उनके साथ मैंने एक सेक्शन किया डांस का और बाकी सब सोलोज किया। तो 2019 का सा स्टार्टिंग में एडमिशन लिया। पूरा 2019 मैंने सिर्फ स्टेज पे बिताया। अच्छा। ट्रैवल किया, पंजाब गया, जयपुर गया, दिल्ली के सारी यूनिवर्सिटीज़, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, हाँ। सारे मतलब होते हैं जितने फेस्ट हैं सब फेस्ट किए। तो मैं फिजिकली बहुत और एज अ परफॉर्मर बहुत ग्रो हो रहा था डांसिंग में, जो मुझे रियलाइज़ नहीं था क्योंकि मैं तो अब इतना टाइम हो जाता है ना तो आप चिल रहते हो, हाँ ठीक है भाई, ठीक है, कोई बात, हाँ पता नहीं क्या है करते रहो, मज़ा आ रहा है तो डांस कर रहा हूँ। देन मेरा एक वीडियो है बेख्याली, मेरा फर्स्ट ऑडिशन था इंडियाज बेस्ट डांसर में। वही मैंने कल वापस से कल देखा ना, पूरा फ्लैशबैक गया जब हमने टीवी पे देखा था और देन फिर यूट्यूब पर भी जो है देखा। हाँ जी, थैंक यू, सही था एकदम। थैंक यू सो मच। तो मेरा एक बेख्याली परफॉर्मेंस है, वो मैं ऐसा सोलो कर रहा था और बहुत सारे कॉलेज में मैं जीता। मेरे को पैसे भी मिले, प्राइज मनी मिला। तो उससे मैंने अपने शूज़ लिए, एक अच्छा स्पीकर लिया म्यूज़िक का। तो उसके बाद उनका मेरे पास मैसेज आया, मैं किसी से कनेक्ट था। एक टैलेंट टीम होती है जो हर टैलेंटेड पर्सन्स के साथ कनेक्ट रहती है कि आप ये ऑडिशन दो, ये ऑडिशन यहाँ हो रहा है, इस टाइम पे पहुँचो। तो मेरा उनसे कनेक्शन बहुत सालों से था, 3-4 साल से। तो उन्होंने बोला कि भाई एक नया शो आ रहा है, आप टेंशन मत लो। क्योंकि मैं टेंशन इसलिए ले रहा था कि मैंने कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले एक ऑडिशन दिया था डांस प्लस सीजन 5 का। अच्छा। सेकेंड राउंड में मैं पहुंचा, सेकेंड राउंड से आउट। अब ऐसा हुआ उस दिन कि यार क्या करूं भाई, कुछ हो ही नहीं रहा यार, चलो कॉलेज ही पढ़ लेते हैं। घर वालों को कुछ बोलने के लिए तो चाहिए कि हाँ कॉलेज जा रहा हूँ। अभी कॉलेज का कुछ था नहीं कि पढ़ना वढ़ना है, हाँ कॉलेज जा रहा हूँ ऐसे, वो बैग वैग लेके, हाँ पर करना डांस ही है। तो उन्होंने बोला कि भाई भेजो वीडियो। तो मैंने वीडियो भेजा और उनको पसंद आया। उन्होंने बोला कि भाई आपका सीधा सेकेंड राउंड होगा। अच्छा। तो आपको सेकेंड राउंड में लाइन में नहीं लगना पड़ता, फर्स्ट राउंड में आपको लाइन में लग के ऑडिशन देना पड़ता है। मैंने कहा चलो यार करते हैं, अच्छी एनर्जी है। तो मैंने सीधा वीडियो भेजा, आई गॉट सिलेक्टेड एंड देन मैं गया दिल्ली में ऑडिशन हुआ था, द्वारका में। अच्छा। यहाँ से टीम जाती है हर सिटीज़ में ऑडिशंस लेने के लिए। तो मैं सिलेक्ट हुआ और मेरे को कॉल ही नहीं आया। सारे लोग मुंबई में आके स्टूडियो में प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं उनकी स्टोरी देख रहा हूँ। मेरा क्या होगा। तो मुझे लास्ट पॉइंट पे कॉल किया गया, लास्ट नंबर पे एकदम, जैसे कल डेडलाइन है कि कल के बाद कॉल ही नहीं आएगा। मुझे आज कॉल आता है कि यू गॉट सिलेक्टेड एंड कम बॉम्बे। मैंने कहा ओके। जब मैं चिल हो गया क्योंकि मेंटली मैं, और बोलते हैं ना कि यार लाइफ में इतना हार्ड वर्क कर रहे हो, तो मैं नॉर्मल हो गया था। मैं एक्साइटमेंट भी मेरे अंदर से ख़त्म हो गई थी, सीरियसली बिल्कुल एक्साइटेड नहीं। इतना पेन हो गया बॉडी में डांसिंग कर करके भी। आप खुद को कितना फिजिकली मतलब ट्रेनिंग इज अ टॉर्चर ना। आप स्वेटिंग बहा रहे हो, बार बार ट्रेनिंग कर रहे हो, सो कम रहे हो, तो बहुत खुद को टॉर्चर कर लिया था। तो आई एम जस्ट रिलैक्स, मैंने कहा ओके आई एम कमिंग। और यहाँ पे आया, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मैंने थर्ड राउंड ऑडिशन में आपको ऐसा लगा था कि हम टॉप 5 तक तो एटलीस्ट जाएंगे? नहीं यार, मुझे ऐसा, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे लिए आईबीडी बहुत मैजिकल था। मेरे लिए वो पल बहुत मैजिकल था क्योंकि मैं जस्ट आया, मैंने ऑडिशन दिया, मेरे को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला जजेस से, मेरे को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला ऑडियंस से, मेरे को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला वहाँ के क्रू मेंबर से, वहाँ की टीम से। और मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरी मॉम फर्स्ट ऑडिशन में आए थे, स्टेज पे, हाँ, क्योंकि उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है। वो एक लोगों को पता है मेरी मॉम के बारे में, उनकी स्टोरी के बारे में। उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया, उन्होंने सालों तक खाना बनाने का काम किया है औरों के घर में, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक उन्होंने, लाइक 7-8 ईयर्स। होता है कि यार चलो अब तो मम्मी इतने टाइम से काम कर रही है, भाई हम जॉब करके छुड़वा देते हैं, हम जॉब कर लेते हैं, बट हमारा भी ड्रीम है
और हमें पता है कि यार हमारे ड्रीम्स अगर हम उसमें कामयाब हो गए हम्म, तो ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ मॉम का काम छूटेगा लेकिन उनको रिस्पेक्ट और मिलेगी। हाँ सिंपल सी बात है simple ना। मैं अगर 10-12 हज़ार की जॉब करता और सिर्फ बोलता कि नहीं आप घर बैठो तो शायद मुझे ना कोई पहचानता, पहचानता। ना मेरी मॉम का हार्डवर्क कभी बाहर आता, लोगों को पता लगता, ना मैं अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाता। तो मैंने जस्ट फोकस किया आर्ट पे कि कोई बात नहीं, झेल लेते हैं। फैमिली मेम्बर्स भी बोलते थे भाई काम कर ले यार, हाँ क्या कब तक करता रहेगा ये टांग मास, बस बहुत हो गया, कुछ करो घर वालों के लिए, काम करो, पैसा कमाओ, ये बोलते थे लोग। तो मेरे लिए इतना मैजिकल था इंडियाज़ बेस्ट डांसर कि जस्ट मैं आया, मेरी मॉम को ऑडिशन में बुलाया एंड मैंने बहुत परफॉर्मेंस मेरा बहुत अच्छा गया और वो अच्छा होता ही गया। फिर मैं टॉप 12 के लिए मैंने मेगा ऑडिशंस दिए, जस्ट प्रैक्टिस करता रहा, फोकस रहा, मैंने कुछ नहीं सोचा। टॉप 12 में सीधा डायरेक्ट टॉप मेगा ऑडिशंस में डायरेक्ट टॉप 12 में पहुंचा। टॉप 12 में। हाँ, और तब भी मॉम थी मेरी। फिर उस टाइम पे आपको पता ही कितना क्या चल रहा था वर्ल्ड में, है ना। इतना मतलब लोग लॉकडाउन के टाइम पे अलग ही जोन हो गया था। तो फिर हमारा शो ड्रॉप हो गया, रुक गया कुछ टाइम के लिए। तो मेरा ऑडिशन और मेगा ऑडिशन रीटेलीकास्ट हुआ 2 टाइम्स। अच्छा मुझे ये मौका मिला कि जब लॉकडाउन हुआ तो वो दोबारा से एयर किया गया, सेम थिंग, ऑडिशन एंड मेगा ऑडिशन। तो वो दोबारा से रिकॉल हुआ लोगों को, मतलब परफॉर्मेंस देखा तो वो 25 मिलियन रीच किया उस पर, फेसबुक पे, इंस्टा पे अलग, और टीवी पे बार बार उसको दिखाया जा रहा है ऑडिशन, क्योंकि शूट हो नहीं रहा। हाँ। तो लोगों के दिल में मैं घर कर गया, वो मेरे लिए प्लस पॉइंट था। एज अ डांसर तो सेकेंडरी चीज़ है, बट एज अ पर्सन आप लोगों को कैसे टच करते हो वो मेन चीज़ है। आर्ट फिर लोग बाद में बात करते हैं कि यार ये एज अ आर्टिस्ट बहुत बढ़िया है, बट एज अ पर्सन ही इज सो अमेजिंग। तो शायद वो टच किया लोगों को। मैं भी बताना चाहती हूँ कि एज अ पर्सन है वो खुद ही कोऑर्डिनेट करते हैं, खुद ही सब करते हैं, फिर बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। तो आईबीडी यार बहुत अमेजिंग गया मेरे लिए, और मुझे पता ही था कि मैं शो जीतूंगा। मैंने जस्ट परफॉर्मेंस पे फोकस किया, अपने जो भी इमोशनली जो होता है, आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं ट्रेनिंग करते हो, बहुत ज़्यादा वर्क में रहते हो, तो इमोशनली बंदा अलग जोन पे चला जाता है। लोग तो आपको प्यार दे रहे हैं, लोग आपको स्टार की नज़र से देखते हैं, लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, आप उनके लिए आइकन बनते हो। बट एज अ पर्सनल लाइफ में आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अलग माइंडसेट पे रहते हो, क्योंकि यार आप बहुत ट्रेनिंग कर रहे हो, आपका फोकस परफॉर्मेंस पे है, आपको हर हफ्ते अच्छा परफॉर्मेंस देना है। हाँ, हर हफ्ते। ये नहीं कि यार सिर्फ एक हफ्ता हाँ, ये नहीं कि यार सिर्फ एक अच्छा हाँ ये नहीं कि यार सिर्फ एक वीक अच्छा परफॉर्मेंस दिया और नेक्स्ट वीक ऐसा रिलैक्स हो गई, चलो भाई अब तो अच्छा कर दिया ये क्योंकि कंपटीशन है भाई, हर हफ्ते उतार चढ़ाव होता है। अभी आप आईबीडी के बारे में कुछ शेयर कर सकते हो, जैसे कि ऑडिशंस है, मेमोरेबल मोमेंट्स है। काफ़ी परफॉर्मेंस है जो मेरे फेवरेट हैं, लाइक आई लव रमता जोगी, एक मैंने परफॉर्मेंस किया है, और एक और है रोशनी से भरे भरे, क्योंकि ये बहुत ऐसे परफॉर्मेंस है जिसमें मैंने सिर्फ एज अ डांसर ही नहीं, एज अ परफॉर्मर, और उसका जो बोलते नहीं कि एक अलग कैरेक्टर फील में डांसिंग किया है। और एक है जो मैंने जेठालाल जी का, हाँ, जी का एक कैरेक्टर पकड़ के वो डांसिंग किया है। काफ़ी डांसिंग है जिसमें मुझे बहुत पसंद आया खुद को देखकर कि यार ये कुछ नया है। जैसे रोबोटिक्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मैनिक्विन, बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड, सब एक्सप्रेशन बहुत सॉफ्ट है। और जब आप लाउड जाते हो ना खुल के, तो वो अलग दिखता है भाई स्क्रीन पे, वो स्क्रीन पे अलग नज़र आता है। तो हमेशा से ना जितने भी परफॉर्मेंस रहे हैं, आई लव्ड ऑल परफॉर्मेंस, बिकॉज हर परफॉर्मेंस में मैंने सीखा है। जजेस के साथ कैसे कनेक्शन था, आपके साथ जो गुरु वर्तिका मैम थे उनके साथ कैसा बॉन्ड था? यार मेरा रिलेशन ना सबसे अच्छा था वहाँ के मेंबर्स के साथ, जो पीछे काम करते थे, क्रू मेंबर्स के साथ, जो पीछे बैक स्टेज काम करते हैं, लाइक कंटेस्टेंट मैनेजर हो गए, हमारे जो हमें ड्राइवर्स हो गए जो हमें लेके जाते हैं होटल से, उनसे मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको सिर्फ परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है, खाना खाना है, रेस्ट करना है, फिर ट्रेनिंग करनी है। तो ट्रैवल में मैं उनसे बात कर रहा हूँ, कैसे हो भैया, क्या चल रहा है, घर पे कैसे हैं आपके, कौन कौन है। और सेट पे जब मेरे को टाइम मिलता है तो मैं अपने कंटेस्टेंट मैनेजर के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, जो भी अपने दिल में चीज़ें हैं उनको शेयर कर रहा हूँ। तो मेरी बॉन्डिंग बनी उन लोगों से जो बैक स्टेज वर्क करते थे,
एंड ऑल्सो जजेस में मेरे को सभी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने मेरे को प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया। टेरेंस सर, आई लव हिम बिकॉज एज अ जज ही नहीं, एज अ पर्सन ही इज़ सो अमेजिंग। आप यकीन नहीं मानोगे, जब लॉकडाउन हुआ था, जब कुछ टाइम का लॉकडाउन लगा था, सारा काम रुक गया था, उन्होंने पर्सनली मुझे फ़ोन किया। कहीं से नंबर वो ढूंढ रहे हैं मेरा, सोचो। मैं खुद हैरान हूँ कि जब वो मेरे को फ़ोन कर रहे हैं, बोले टाइगर मैं बहुत दिन से तुम्हारा नंबर ट्राई कर रहा हूँ, तो मैं कह है टेरेंस सर मुझे मेरा नंबर वो ढूंढ रहे हैं। तो उन्होंने फिर टीम कोरियोग्राफर के साइड से, ऐसा मैनेजर के साइड से कहीं से कॉन्टैक्ट निकाल के मेरे को कनेक्ट किया। तो ही सेइंग कि किसी को मत बोलना, आई जस्ट वांट टू सपोर्ट यू फाइनेंशियली, क्योंकि अभी ये सब काम रुका है और मुझे पता है कि कितनी प्रॉब्लम हो रही होंगी घर पे। तो भाई इन्होंने सीधा अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, एक सर्टन अमाउंट जो 3-4 महीने के लिए राशन वाशन का काम कर जाएगा और खर्चे का। आई एम मेस्मराइज, मैंने कहा ये होते हैं लाइक बहुत बड़ी बात। ऐसे पर्सन जिनकी आप तारीफ जितनी करो ना उतनी कम है, क्योंकि यहाँ पे आ जाता है ह्यूमैनिटी, जहाँ पे एक इंसान दूसरे इंसान के बारे में अच्छा सोच रहा है कि यार ये तकलीफ में है तो मैं इनकी तकलीफ को थोड़ा कम कर दूँ, सपोर्ट कर दूँ कि थोड़ा बढ़िया रहे इस टाइम पे। मैं तो थैंक यू बोलना चाहूँगा, उनसे मैंने बहुत सीखा टेरेंस सर से। एंड एज अ जज ही इज़ सो टेक्निकल, वो आपके टेक्निकलिटी पे, टेक्निकल चीज़ों पे वर्क बताते हैं और वर्क करवाते हैं कि यार टाइगर तेरा एक्सप्रेशन पे और वर्क करो, फिजिकली यू आर कड़क बट एक्सप्रेशन आ जाएंगे ना तो बहुत अच्छे लगोगे। मैंने कहा यार सर कुछ बोल रहे हैं क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है, तो मैंने उस पर और काम किया तो नेक्स्ट टाइम बूम परफॉर्मेंस। मैंने कहा यार कितने अमेजिंग आर्टिस्ट हैं। तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी सभी से, भारती दीदी से, हर्ष भैया से, मैं उनको दीदी और भैया बोलता हूँ क्योंकि मेरा बहुत ऐसा हार्टेड वाला कनेक्शन है उनसे, और अभी तक मैं उनसे कनेक्ट हूँ, मैं अभी तक उनसे बात करता हूँ। कॉल पे भी हमारी बात हो जाती है, मैसेज पे, व्हाट्सएप पे, जस्ट जब भी मेरे को दीदी की याद आती है, हमेशा मैं देखता रहता हूँ उनको, तो जस्ट मैसेजिंग कि मैंने मैसेज कर दिया दीदी को, दीदी फटाक से रिप्लाई देती है, टाइगर कैसा है, कहाँ है, आजा मिल ले सीधा। यार इतने प्यारे लोग, और आई थिंक वो दीदी इतनी सक्सेसफुल है भारती दीदी, तो उनका सबसे बड़ा रीज़न ये है गॉड की ब्लेसिंग होने का कि वो एज अ पर्सन बहुत अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग है। ऑन कैमरा इतना दिखता है, ऑफ कैमरा तो ऑफ कोर्स भाई आपके आंसू देख के ना उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, और जिस इंसान के अंदर इतने इमोशन हो तो आई थिंक उनमें तो आई थिंक गॉड ही हो सकता है भाई, दिल में, है ना, जो किसी को फील कर पाए, किसी के इमोशंस को फील कर पाए, वही तो अच्छा इंसान है। तो वो उनमें क्वालिटी सबसे ज़्यादा अच्छी है। तो ये सब जो अमेजिंग पर्सन है इनसे मेरा बढ़िया रिलेशन रहा। एंड ऑल्सो कोरियोग्राफर से मेरा बड़ा अच्छा कनेक्शन था, बिकॉज हमारी टीम थी जिसमें एक हमारे हार्दिक सर थे, हार्दिक राणा नाम है उनका। वो पूरे शो हमारा जो डांस होता था उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, गाना क्या होगा, उनसे मैं बहुत कनेक्ट था। वर्तिका और मैं परफॉर्मेंस करते थे, हम लोगों का सिर्फ परफॉर्मेंस वाला था कि यार हाँ स्टेपिंग बिठाए, स्टेप्स कर लिए और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। और तो मेन जो मेरा कनेक्शन था वो हार्दिक राणा सर से था, क्योंकि वो उनको मैं बता पाता था कि सर मुझे कुछ ऐसा गाना करना है, सर मुझे अपनी डांसिंग को कुछ इस तरीके से दिखाना है, सर आई नो टेक्निक्स, तो मुझे कुछ फ्रेश करना है, मुझे वो नहीं करना जो पहले हो चुका है, मुझे कुछ तो करवाओ, मैं मेहनत करूँगा, मैं निकालूंगा अपने अंदर से और स्टेप्स, कोई बात नहीं। तो आप यकीन नहीं मानोगे जितने भी स्टेप्स है ना वो फ्रीस्टाइल करके निकाले बनाए हैं। वर्तिका एंड मैं जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं और गाना चल रहा है, हम बार बार मूवमेंट कर रहे हैं 1 2 3 4, हाँ ये अच्छा लग रहा है, कड़क लॉक हो गया। सोलो भी ऐसे ही कि भाई छोड़ दिया मुझे, टाइगर जा अंदर स्टूडियो में जा, गाना बजा, प्रैक्टिस कर, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। भैया सर आए, देखा मैं फ्री स्टाइल किया, यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा, डन, गॉट इट। अगर अच्छा नहीं लगा, नहीं और अच्छा कर सकता है यार तू, अरे क्या बात कर रहा है भाई, इंटरनेशनल लेवल। तो वैसे कर तो वैसा निकाला है, मतलब बॉडी के अंदर से डांसिंग निकाला है। ये नहीं कि इंस्पायर मैं बहुत लोगों से हुआ हूँ, डांसिंग मैंने बहुत लोगों से सीखा है, डांस से बोलते हैं कि जो कोर एसेंस है वो मैंने बहुत लोगों से देख के सीखा है। लेकिन जब मुझे मौका मिला खुद को रिप्रेजेंट करने का, तो मैंने कहा सर जस्ट आई वांट माई सेल्फ टू ग्रो,
हाँ। कि मेरा जो रियलिटी है कि जो मैं एज अ आर्टिस्ट हूँ, मैं एज अ जो पर्सन हूँ, मैं उसको अंदर से निकाल कर अपने परफॉर्मेंस में ला पाऊँ। ये नहीं कि यार पहले जो हो चुका है मैं सेम थिंग करूँ। तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, हार्दिक सर ने, और वर्ती का सो सपोर्टिव ऑल्सो। जब भी बोलते हैं कि आप अच्छा करते हो तो आपके अराउंड के लोग बोलते हैं ना भाई बढ़िया, बहुत सही था, तो आपको अच्छा लगता है। तो पूरी टीम, जो हमारी 3 बंदों की टीम ने मिलके, और एडिटर ऑल्सो, एडिटर वो एक म्यूजिक एडिटर होते हैं जिनसे वो एडिट करवाते हैं। तो गाना जब सिलेक्टेड हो जाता है तो वो उनको कॉल करते हैं, भाई टाइगर के हिसाब से गाना बनाओ, पॉपिंग जैसे उनका जोन रहा है। तो हम कोई भी अच्छा गाना लेते थे, उसको पूरा अच्छे तरीके से ब्रेक करते थे कि ये और अमेजिंग साउंड करे। तो प्रोसेस बहुत अमेजिंग था, पूरा टीम की वजह से सब डांसिंग अच्छा दिखता था, और उसकी वजह से डांस करते करते लोगों से बॉन्डिंग अच्छी बनती, ये प्रोसेस। आप जब टॉप 5 में पहुंचे, फिर जब लास्ट टॉप 2 था, तो आपकी फीलिंग क्या थी जब आपने ये अनाउंस सुना कि द विनर ऑफ सीजन IBT इज टाइगर पॉप? तो आप वो मोमेंट पे क्या फील कर रहे थे? यार एक तो मैं बहुत टायर्ड हो गया था, क्योंकि बहुत लंबा शो चल गया। लॉकडाउन हुआ, फिर लॉकडाउन हुआ तो शो रुक रहा है, शूट हो रहा है, फिर जब स्टार्ट हुआ काम तो सिर्फ 3 घंटे मिलते थे आपको ट्रेनिंग के लिए। ये नहीं कि आपको 10 घंटे मिल रहे हैं, लॉकडाउन में सिर्फ हमको 3 घंटा मिलता था एक कंटेस्टेंट को। अच्छा। जाओ डांस बनाओ, 3 घंटे बाद वापस होटल पे, जाओ डांस बनाओ, 3 घंटे बाद वापस होटल पे। तो ना जब इतना टाइम हो गया, स्वेटिंग हो गई, मेंटली आई एम सो ऐसा कि यार अब अकेलापन लग रहा है। चलो मैं कर रहा हूँ, लाइट्स कैमरा एक्शन, ऑल गुड, ऑल गुड, सो अमेजिंग। लेकिन कहीं कहीं लोग आपको प्यार भी देते हैं, बट कुछ कुछ लोग आपको सक्सेसफुल होते हुए नहीं देख सकते। तो ऐसा भी था। कुछ कुछ लोग ना वहाँ पे, आप यकीन नहीं मानोगे, सेम कंटेस्टेंट है भाई, टॉप 12 में सेम इंसान है, अलग अलग सिटीज़ के हैं, अलग अलग फैमिली से हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, अलग अलग हार्ट के हैं, सबका दिल अलग है भाई, है ना। तो काफ़ी बार ऐसा होता था कि यार कुछ कुछ लोग, हे टाइगर कैसा है, बढ़िया बढ़िया। तो मैं बहुत कम बोलता था उस टाइम पे, यस आई एम गुड, मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ, ऐसा आप बताओ। वो हमारा वही है, हम दिल्ली में रहा हूँ, मैं गुड़गांव में रहा हूँ, तो आप बताओ कैसे हो, दिल वाला फील नहीं होता कि आप बताओ कैसे हो। उनको देख के चेहरे पे स्माइल आ गई। बट कुछ लोग जस्ट देखा, और आप यहाँ बैठे हो ना, ये मैं हूँ, तो यहाँ वाला पर्सन जो यहाँ से है, मतलब उनके अराउंड के आसपास के लोग हैं, उनको हे कैसा है ब्रो, ये वो। अब मैं यहाँ हूँ, तो ही जस्ट ऐसा, उन्होंने सिर्फ मुझे देखा भी और नहीं भी देखा, इग्नोर इट। भाई ऐसा कैसे मतलब हद है, मतलब कि यार आप किसी इंसान को, चलो ठीक है हाय नहीं बोल रहे, हेलो नहीं बोल रहे, बट वाई? तुम देख तो रहे हो, लेकिन तुम देख के भी अनदेखा क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है सामने एक पर्सन है, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, और देख के जस्ट मैं ऐसे कर दूंगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा। क्यों लगेगा भाई कि यार बंदा सामने है, उसने उसको हेलो बोला, मुझे क्यों नहीं बोला? तो मैं नया नया, हम दिल बोलते हैं दिल्ली दिल वालों की। तो भाई मेरे को तो इतना बुरा लगा, एंड जस्ट मैंने ऐसा बोला कि ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं यार ये क्या है, मतलब समझ नहीं पाया मैं इस चीज़ को, कि उनसे ये फ्रैंक होके बात कर रहे हैं और हमें इग्नोर मार रहे हैं। तो ऐसा भी था, तो मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गया, इमोशनली वो हो गया। तो जब टॉप 5 का नाम आया तो जस्ट आई एम क्राइंग कि चलो भाई फाइनलिस्ट बन गए, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, भगवान के पास से बढ़िया से शो हो जाए, दैट्स इट। मेरा ये मोटिव था, अच्छा परफॉर्मेंस करूँ, घर वालों से कनेक्ट था, परफॉर्मेंस पे फोकस था, जो लोग प्यार करते थे उनसे कनेक्टेड था, जो लोग इग्नोर मारते थे उनके लिए भी मेरे दिल में अच्छाई थी। मैं उनको कभी नेगेटिव नज़र से नहीं देखता था, क्योंकि मैं छोटा था ना, तो मैं अंडरस्टैंड नहीं करता था कि भेदभाव क्यों करते हैं, क्यों है भेदभाव ऐसा। और जब आप छोटे होते हो 19-20 साल के, तो आपको ज़्यादा हर्ट होता है भाई, है ना, कि सारे साइड में उस बंदे को तो उसने हेलो बोला और मुझे क्यों नहीं बोला, उसे चॉकलेट दिया मुझे क्यों नहीं दिया। हम भी तो चाइल्ड ही, हमारे दिल में भी तो वही है ना, चाइल्ड वाला फील कि यार इससे कुछ पूछा मुझे क्यों नहीं पूछा। तो वो सब ना बहुत हो गया था, तो जस्ट मैं नॉर्मल था, और मैं ब्लेस्ड था कि थैंक यू आपके भरोसे, ऐसा था। आप जब शो जीते तो आपको उसका इम्पैक्ट कितना पड़ा आपके करियर में? बहुत ज़्यादा। विनिंग का ना मेरे करियर में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि जब शो जीतने वाला था, जब रिजल्ट नहीं आया था, जो आपने क्वेश्चन बोला ना पहले,
तो उससे पहले तक मुझे ये पता नहीं था कि मैं जीतूंगा, लेकिन ऐसा हो गया था कि शायद मैं जीत सकता हूँ, क्योंकि लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे थे। मुझे कोरिया, जापान, चाइना, दुबई, सऊदी, पाकिस्तान, लंदन, यूके, मतलब हर जगह से मुझे मैसेजेस आ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि मैं देखता था। जब मैं लाइव जाता था तो लोग बहुत प्यार बरसाते थे, हे टाइगर पॉप टाइगर पॉप। वो हमें तो नॉर्मल लगता है यार, लेकिन वो लोग इतना प्यार देते हैं तो यकीन, वो अलग फीलिंग है। मेरे ख्याल से पैसा, सक्सेस सब अलग है, बट जो लोगों का प्यार है ना, वो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ है। आर्टिस्ट लाइन में, आर्ट लाइन में हम लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। बाकी सब हम कर लेंगे, पैसा खत्म हो गया कमा लेंगे, गाड़ी नहीं कल को खरीद लेंगे, घर नहीं है चल मेहनत करके हम लोग खरीद लेंगे भाई, मेहनत करके हम लोग ले लेंगे, लेकिन प्यार आप नहीं कमा सकते। कोई कितना करोड़पति बंदा हो, कितना करोड़पति खरबपति लोग हो, कितना ही पैसा हो, लेकिन इमोशनली ही इज़ नॉट फीलिंग वेल, बिकॉज लोग से कनेक्ट नहीं है, अंदर ही अंदर घुटन है, एक अलग इमोशनल है, क्योंकि लोग शायद प्यार नहीं करते होंगे, फैमिली मेम्बर ही नहीं करते होंगे, लेकिन हम लोग आर्टिस्ट हैं, हम लोगों को लोग प्यार करते हैं, तो हमारे लिए सबसे कीमती चीज़ वो है। और वो बयान नहीं की जा सकती कि यार ये अलग फीलिंग है। तो इतना प्यार मिल रहा था यार, इतना सपोर्ट मिल रहा था ना, कि जब मैं जीता उसके बाद मेरी लाइफ, पहले फाइनेंशियली आई एम सो बैड, फाइनेंशियली बहुत चीज़ें ऐसा रुकी हुई थी। अच्छा स्पीकर खरीदने के लिए पैसा नहीं था, कहीं घर से बाहर निकलने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, कहीं फैमिली मेम्बर्स को सपोर्ट करने के लिए पैसा नहीं था, घर में अच्छी चीज़ें लाने के लिए सब पैसा नहीं था। बहुत चीज़ें होती हैं, अच्छा कैमरा खरीदने के लिए पैसा नहीं है भाई, हम लोग आर्ट क्रिएटर्स हैं, हम लोग चीज़ें आर्ट क्रिएट करते हैं, तो हम किससे करें। आई वॉन्ट गुड कैमरा, तो अच्छा फ़ोन नहीं था। वो सब चीज़ें मेरी लाइफ में आई। सबसे ज़्यादा आया प्यार, लोगों का प्यार बहुत ही ज़्यादा मिला मुझे। मैंने इस कभी सोचा नहीं था ज़िंदगी में इतना प्यार मिलेगा। कहीं भी जा रहा हूँ, कहीं भी जाता था, लोग बहुत प्यार करते थे, फैमिली मेम्बर्स अलग नज़र से देखते थे पहले से। तो मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई भाई। मेरे को जहाँ मेरी मॉम आई थिंक 6,000 से 7,000 रुपीज़ मंथली कमाती होंगी उस टाइम पे, या स्टार्टिंग में तो 3,000-4,000 रुपीज़ कमाती थी वो, लास्ट मैक्स मान लो कि चलो 6,000-7,000 भी कमा लिया। अब आफ्टर द शो आई वॉन्ट, मेरे को ब्रांड्स ही पर ऐसा पर बोलते हैं कि एक प्रोजेक्ट का ही वो मुझे 30,000-40,000 रुपीज़ दे रहे हैं। तो मम्मी का 3 महीने का जो कमाया हुआ पैसा है, वो मेरे को सिर्फ एक 10 मिनट के 10 सेकंड के रील या 15 सेकंड के प्रोजेक्ट से मिल रहा है मुझे। और फिर मुझे जजमेंट्स मिल रही हैं, मुझे शोज मिल रहा है, तो अर्निंग वाइज वो मेरे लिए बहुत अच्छा था। एज अ आर्टिस्ट वाइज मेरे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं बहुत चीज़ें सीख रहा था। जब आपको टीचर वाला रोल मिलता है, टीचर वाला उपाधि मिलता है ना, हिंदी में बोलने से उसे उपाधि बोलते हैं, तो वो अलग फीलिंग होती है। क्योंकि यार यंगस्टर्स जो हैं, जो कोई 10 साल का बच्चा है, कोई 8 साल का है, कोई 6 साल का, आपको देख के बहुत हैप्पी भी है, टाइगर पॉप इधर है, और वो ऐसा खुश भी हैं, लेकिन उनको सीखना भी है कि यार वो पर्सन वहाँ खड़ा है ना, वो उसकी जर्नी हमने देखी है कि वो ऐसा आया, तो मुझे भी पहुँचना है। वो जो आपको वैल्यू मिलती है, वो जो एक आपको काम मिलता है, मुझे लगता है कि वो गॉड ग्रेस से मिलता है। तो मैंने उसका वैल्यू किया, मैंने टीचिंग किया ऑल अराउंड द इंडिया, ऑल ओवर इंडिया है ना, ऑल ओवर इंडिया मैंने ट्रैवल किया। मुझे जितने शोज़ मिले मैंने रिस्पेक्ट किया, मैंने घमंड नहीं दिखाया कि हाँ मैं आ जाऊँगा या मेरे को इतने पैसे चाहिए। मैंने वो नहीं किया लोगों से, नहीं मैं नहीं आ रहा भाई, बहुत कम पैसे है, अरे नहीं आप लोग ढंग से बात करो मुझसे। मैंने वो चीज़ अपने अंदर लाया ही नहीं, कि मुझे उसका वैल्यू पता था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ठोकरें खा के आया था। तो मुझ में नहीं आया वो चीज़ कि नहीं यार, अरे मुझे नहीं करना, अरे मुझे ये चाहिए, मुझे 5 स्टार होटल चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, ये खाना चाहिए, बदतमीजी में पास मत आओ। मैं ऐसा नहीं था कि भाई फोटो मत खींचो, वो सब नहीं किया मैंने। तो मुझे ना बहुत प्यार मिला, मैं लोगों से बहुत कनेक्ट कर पाया, और मेरी लाइफ एक अलग मोड़ पे आ गई, जहाँ पे आपको लोग ये नहीं बोल रहे कि भाई सुन काम कर, हाँ पैसा कमा, बहुत बेकार कर रहा है ज़िंदगी में, ये नहीं बोल रहे। लोग बोल रहे भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अरे वाह 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 वाह, भले कुछ भी चल रहा हो अंदर, लेकिन यार सामने से तो बंदे लोग अच्छा बोल रहे हैं ना, और क्या चाहिए। तो उसने बहुत चेंज किया लाइफ, और अभी भी आई थिंक जो भी काम मुझे मिल रहा है आज तक,
वो मेरे वो शोज़ में डांसिंग करने की वजह से मैं लोगों तक रीच किया, लोगों तक पहुंचा मेरा काम। लोगों तक जब मैं पहुंचा तो मैंने वो बरकरार रखा। मैंने अपना यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक पे बैक टू बैक काम डालना स्टार्ट किया कि प्रोजेक्ट सब लोगों से मिल रहा है तो वो भी कर रहा हूँ, नहीं है जब कुछ टाइम के लिए जो बीच का गैप है उसमें मैं अपना काम कर रहा हूँ। खुद की वीडियो शूट करे, खुद से कुछ शॉर्ट फिल्म्स बनाना स्टार्ट किया, खुद से कुछ म्यूजिक वीडियोस क्रिएट कर लिए, भले आईफोन से करो या कभी कैमरे से कर लिया। तो मैं ना एक अलग पॉइंट पे आ गया लाइफ के। तो बहुत चेंज आया है विनिंग से, बहुत ही ज़्यादा। अगर मैं अभी बात कर रहा हूँ इस वे में तो ये वो एक्सपीरियंस की वजह से ही आया है मुझे। नहीं तो मैं ऐसे रहता, हाँ जी हाँ, यस। और लास्टली आप आपके पेरेंट्स ये स्टेज पे आप आ गए हो, इतने पॉपुलर हो गए हो, इतना इन सब है, तो ये स्टेज पे आपके पेरेंट्स कितना प्राउड करते हैं? बहुत ज़्यादा। उनकी आंखों में जब भी वो मुझे देखते हैं ना, उनकी आंखों में एक अलग चमक आती है। मैं उनके लिए उनका बच्चा हूँ, एक तरीके से चाइल्ड हूँ अभी तक भी। मतलब मैं पूरी ज़िंदगी, चाहे मैं बूढ़ा हो जाऊँ, 100 साल का हो क्यों ना हो जाऊँ, पता नहीं 100 साल तो जिएंगे नहीं, पता नहीं, लेकिन जितने साल का भी मैं हो जाऊँ उनके लिए मैं वो चाइल्ड ही हूँ हमेशा से। जो उनकी गोद में खेला हूँ, उनकी गोद में सोया हूँ, उनके हाथों से मैंने खाना खाया है, उन्होंने मुझे चलना सिखाया है, ज़िंदगी में रास्ते दिखाए, और ज़िंदगी में बोलते नहीं कि जीने की उम्मीद दी। अगर वो मेरा केयर नहीं करते तो भाई कौन करता। रोड पे पटक के जाते तो मैं अभी वो बोलते ना कि कुछ और कर रहा होता, राइट। बट उन्होंने संभाला ना, भले उनके पास खाने को नहीं हो, भले उनके पास चीज़ें ऐसी अच्छी नहीं हो कि यार वो चलो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे, बट एज अ इमोशनल, एज अ लव वाइज उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। और अब वो मुझे देखकर बहुत खुश होते हैं, मेरे हर एक पोस्ट को, हर एक स्टोरी को देखते हैं, कमेंट करते हैं, देखते रहते, स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। अपने ही बच्चे को देख के उनको इतनी खुशी हो रही है, तो मेरे लिए तो उससे अमेजिंग चीज़ कुछ नहीं है। अभी मैं जब भी गुरुग्राम जाता हूँ, घर जाता हूँ, जस्ट मेरे अराउंड बैठते हैं, साथ में बोलता हूँ मम्मी चाय बना दो, चाय पी रहा होता हूँ, बातचीत चल रही है। कभी कभी रात के 12 बज जाते हैं, इतनी बात चलती है। साथ में मेरे को भी अच्छा लगता है, बैठे रहता हूँ उनके साथ में। कभी कुछ जूस मंगा लिया, कभी आइसक्रीम मंगा लिया, खा लो, तो दे आर सो प्राउड। और बहुत अच्छी बात है। वही मेरे लिए सबसे मतलब अमेजिंग चीज़ रही है मेरे आर्ट के थ्रू, जस्ट माँ बाप को प्राउड फील करवाना। मैम अभी इसमें बच्चा है, टाइम है? हाँ, तो रैपिड फायर बच्चा है। 10 मिनट। हाँ, हो जाएगा। 10 मिनट है अभी, रैपिड फायर है थोड़ा। यस, चलिए एक बार पी लो। वो ना एक्चुअली बात करने में आ रहा है बहुत। पी लो थोड़ा पानी। एक्चुअली 5 दिन से ना हम शूट कर रहे थे वेब सीरीज का यूट्यूब के लिए, तो ना एक्टिंग बोल के ना गले के लग जाते हैं भाई। वो नींद कम, ठीक है, माइक पे तो अच्छा आएगा। चलिए आप भी पानी पी लो। यस, पानी पियो भाई। कुछ भी आपको लगता है ना, एक दो कुछ भी लेना है तो आप अपने अकॉर्डिंग ले लो, कोई टेंशन नहीं है। ये लास्ट रैपिड फायर, क्या बात है, बहुत जल्दी हो गया। जय माता दी। समझ में नहीं आता ना, इसका हो जाता है कंप्लीट है ना। मुझे तो ब्रेक लेने के लिए बोल रहे थे, बताओ। एंड में आ गए। चलिए रेडी, अभी हम रैपिड फायर पे जा रहे हैं। ड्रीम डांस पार्टनर। ड्रीम डांस पार्टनर यार बहुत सारे हैं सीरियसली, क्योंकि अभी मैं खुद को इमेजिन करता हूँ कि यार मतलब जो भी टॉप एक्ट्रेसेस है ना अभी, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वर्ल्ड में हो, मुझे उनके साथ म्यूजिक वीडियोस करने बहुत नेक्स्ट लेवल। जो मेरे माइंड में कॉन्सेप्ट्स है और जो मेरे माइंड में डांसिंग है, सो ऐसा म्यूज़िक वीडियोस मुझे क्रिएट करना है आगे फ्यूचर में। तो बहुत सारे हैं, बट एक मैं बोलना चाहूँगा, जैकलीन। उनके साथ तो मुझे एक म्यूज़िक वीडियोस करना है, क्योंकि उनका डांसिंग मैंने अभी रिसेंटली देखा था एक म्यूज़िक वीडियो में, बहुत अमेजिंग। और नोरा फतेही मैम के साथ तो मैंने डांसिंग किया है, बट उनके साथ भी अगर मेरे को आगे फ्यूचर में मौका मिलेगा तो मैं चाहूँगा कि कोई तो अच्छा अमेजिंग सा म्यूज़िक वीडियो मैं करूँ उनके साथ। सेकेंड, मोस्ट मेमोरेबल ऑडिशन। मोस्ट मेमोरेबल ऑडिशन
एक ऑडिशन है इंडियाज बेस्ट डांसर, तो नो डाउट हाँ बहुत अमेजिंग, क्योंकि वो ड्रीम होता है हमारा। बट एक ऑडिशन वो है मेरा, जब मैं अपने सिटी में था, गुरुग्राम में था, तो हम जो छोटे छोटे शोज़ के लिए ऑडिशन देने जाते थे ना, तो एक गुरुग्राम में एक है बाल भवन, हाँ वो वहाँ का आसपास का ही लोग वहाँ पे आते हैं, कंपटीशन होता है और ऐसा फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालते हैं। तो मेरा पहला परफॉर्मेंस मैंने किया था बाल भवन में, तो वो मेरा मोस्ट मेमोरेबल है, क्योंकि मेरा डांस देख के मम्मी ने ओ वाह ऐसे खुश, जो हाँ चेहरे पे जो रौनक आई ना, फर्स्ट टाइम इतनी खुशी आई ना, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेमोरेबल है। थर्ड, फेवरेट टाइप ऑफ म्यूजिक टू परफॉर्म? Favorite type of music, I love all the music, like all genres, all genre, क्योंकि म्यूजिक मुझे लगता है कि यार उसका ना कोई भी ऐसा एक ब्रेकआउट नहीं है कि यार आपको ये वाला जॉनरा पसंद है या ये वाला। इफ़ आई एम म्यूजिक लवर, आई लव ऑल म्यूजिक्स, और किसी भी लैंग्वेज का हो, चाहे बंगाली हो, चाहे मराठी म्यूजिक हो, मराठी लैंग्वेज में हो, चाहे नेपाली म्यूजिक हो, चाहे बोलते हैं कि किसी भी लैंग्वेज में, राजस्थानी म्यूजिक हो, चाहे पॉप हो, इंडी पॉप हो, चाहे इंटरनेशनल कोई भी आर्टिस्ट हो, आई लव, बिकॉज उसमें बेस, स्नेयर, जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, वो तो सेम ही है ना, बस वो अपने अकॉर्डिंग उसको बना रहे हैं ना, अपने अकॉर्डिंग उसको क्रिएट कर रहे हैं, बट उसका जो फीलिंग है, जो हम सुनते हैं, जो हमें फील होता है, रिदम है, वो तो एक ही है। बोलते हैं लैंग्वेज अलग है भाई, लेकिन हम इंसान तो एक ही हैं है ना, तो वैसा है। आई लव ऑल द जॉनर्स, बट आई ऑल्सो रियली लव डबस्टेप। डबस्टेप जॉनर पता है आपको? नहीं पता है। डबस्टेप ऐसा होता है कि उस पे बनता है वो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक पे। अच्छा। पहले की म्यूजिक सुने आपने? कैसे बताऊँ मैं, कहो ना प्यार में म्यूजिक कैसे है, जो बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल के साथ है और बहुत ज़्यादा अप बेस इस पे है, डांसिंग म्यूजिक जैसा वो साउंड करता है ना। तो मुझे एक तो क्लासिकल, अपना इंडिया में क्लासिकल म्यूजिक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। रोमांटिक सॉन्ग्स मुझे बहुत पसंद है, आशिकी 2 के गाने, आशिकी 1, लाइक 90s के गाने, 80s के गाने, और इंटरनेशनली मुझे बहुत सारे रैपर्स बहुत पसंद है। अगर मैं फेवरेट बोलूँ तो वन एंड ओनली अरिजीत सिंह सर के गाने मुझे बहुत पसंद है। एंड कुछ सिंगर्स बताता हूँ मैं, पापन सर, के सर, आई लव हिम, और आई ऑल्सो सो मिस हिम बिकॉज ही इज सो अमेजिंग आर्टिस्ट। सोनू निगम सर, एंड बहुत सारे लोग हैं यार, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। तो मैं, अगर आप मुझसे पूछोगे टाइगर कि यार कौन सा जॉनरा पसंद है, तो आई लव ऑल जॉनरास। फोर्थ, फेवरेट जज फ्रॉम आईबीडी? फेवरेट जज, देखो अगर मैं किसी का नाम ले दूंगा तो यार और गुस्सा हो जाएंगे मुझसे, और नेक्स्ट टाइम अगर मैं कभी परफॉर्म करने गया तो पहले बताओ कि टाइगर ने मेरा नाम नहीं लिया था है ना, तो भाई मेरे लिए सीन खराब हो जाएगा। बट फिर भी फेवरेट तो मेरे लिए सभी है। मैं सोचता हूँ कि मैं किसी को तोल मोल ना करूँ, और मेरे लिए वो जज भी उतने ही इम्पोर्टेंट है, और मेरे लिए आप सब भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितनी टीम यहाँ पे है। मैं कभी किसी में ऐसा भेदभाव नहीं करता कि यार ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए सब इम्पोर्टेंट है। एज अ ह्यूमन बीइंग आई लव ऑल पीपल। मैं अच्छे से बिहेव करूँ, अच्छे से बात करूँ, अच्छे से उनसे कनेक्ट करूँ, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर एज अ पर्सन आप पूछोगे कि मुझे टाइगर कौन फेवरेट है, तो बहुत सारे लोग हैं, बट टैलेंट सर, आई लव हिम। यस। स्टेज और स्टूडियो? स्टेज पे परफॉर्म करना अच्छा लगता है या फिर स्टूडियो पे? स्टेज पे वो यार, वो लाइफ लगती है मुझे स्टेज भाई। मुझे, अगर मैं तो कह रहा हूँ कि अगर मेरा आखिरी टाइम भी हो ना लाइफ में कहीं जाने का यहाँ से तो मैं स्टेज पे ही जाऊँ भाई, क्योंकि वो मैं बयान नहीं कर सकता, सांस लेने के बराबर है। जैसा अगर होता है ना कि अगर मुझे स्टेज नहीं मिले ना, मुझे सांस नहीं आएगी। मेरे लिए स्टेज इतना इम्पोर्टेंट है। वो गाना कैसा है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो आई लव स्टेज। स्टूडियो, फॉर मी स्टूडियो इज़ अ पर्सनल टाइम, जहाँ पे आप एज एथलीट अपने आर्ट पे काम करते हो। तो आई लव स्टेज। बिगेस्ट डांस गोल फॉर नेक्स्ट ईयर? यार बिगेस्ट डांस गोल फॉर नेक्स्ट ईयर, तो अभी तो म्यूज़िक वीडियोस है, और एज अ डांसर, एज अ आर्टिस्ट मैं बहुत ग्रो करूँ एवरी टाइम। मेरा फोकस इस पे रहता है। बट मैं नेक्स्ट ईयर ही नहीं, मैं अपने फ्यूचर के लिए डांसिंग का अगर मैं कुछ बताऊँ आपको, तो मेरा ऐसा है कि यार मैं एज अ डांसर और ग्रो करूँ, और मैं इंटरनेशनल लेवल पे खुद के डांसिंग को
और खुद के आइडियाज़ को, खुद के परफॉर्मेंस को और वर्ल्ड वाइड लेके जाऊँ। यस, तो जो भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ कनेक्ट मी, है ना, जल्दी जल्दी म्यूजिक वीडियोस के लिए कनेक्ट कर लो। यस, थैंक यू। थैंक यू। कैसा लगा आपको आके? थैंक यू भूमिका, आई लव द, बोलते हैं प्रीसियस टाइम, दिस इज द लाइक प्रीसियस टाइम फॉर मी, जहाँ पे मुझे अपने लाइफ की बोलते हैं ना कि अपने लाइफ की जर्नी के बारे में बताने में एक रिकॉल मिलता है। हाँ। वो आपको सारी मेमोरीज ना फ्लैशबैक हो जाती हैं। हाँ। सो थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, सीरियसली बहुत ही अच्छा टाइम था। एंड टीम को भी थैंक यू सो मच, है ना। तो बहुत ही अच्छा लगा, आपने जो क्वेश्चंस मुझसे पूछे तो मुझे कुछ कुछ इमोशनली वो चीज़ें याद आई, और सो थैंक यू। थैंक यू सर फॉर कमिंग, मेरे को अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द भूमिका शो। ब्लेसिंग देना चाहता हूँ कि यार आप बहुत सक्सेसफुल बनो, और एक बार मैं बोल दूंगा कि प्लीज़ प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और जितना हो सकता है उनको सपोर्ट करो, जितना हो सकता है ये शेयर करो, और जितना हो सकता है लोगों तक फैलाओ, है ना, ताकि उनको सपोर्ट मिले, वो इसी तरीके से अच्छा अच्छा कंटेंट बनाए, इसी तरीके से अपना पॉडकास्ट लाइफ में बना बना के ग्रो करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर आपको कोई मैसेज देना है यंग डांसर्स है जिनको स्टार्ट करना है? डांसिंग या डांसिंग में ग्रो करना है या फिर लाइफ में परस्यू करना है, यार इफ़ आपको डांसिंग में या किसी भी आर्ट में ग्रो करना है ना, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उससे प्यार करना, अपने आर्ट से प्यार करना और उसकी वैल्यू समझना और पैशनेट रहना, मतलब कंसिस्टेंट रहो, सीखो। लर्निंग इज़ द मेन पिलर। जब तक आप लर्निंग कर रहे हो, आप एज अ आर्टिस्ट, एज अ डांसर आप ग्रो करोगे। तो मैं चाहता हूँ कि अभी जो यंग डांसर्स हैं जिनको डांस में ग्रो करना है, प्लीज़ उस डांसिंग का जो भी आप स्टाइल करते हो, उस डांसिंग का बेसिक्स, फाउंडेशन, कोर वाइज सीखो, और उसको अपने तरीके से, अपने फीलिंग के अकॉर्डिंग, जैसा भी आपका माइंड क्रिएटिव है उसके अकॉर्डिंग आप उसको, बोलते हैं ना, एक्सप्लोर कीजिए। और लाइफ में कभी भी हार मत मानो यार। स्टेज मिले ना जहाँ पे भी, चाहे वो घर के चार दीवारी के अंदर ही क्यों ना 4 लोग बैठे हो, आपको परफॉर्म करने को मिल रहा है, तो वही आपके लिए स्टेज है। तो प्लीज़ स्टेज पे परफॉर्म करते रहो और डांस से दुनिया में प्यार फैलाते रहो। थैंक यू।